बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि वक्त पलट रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई थी वो सारी की सारी अब रिवर्स होना शुरू हो चुकी हैं। रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से, और वो अफसरान जिन्होंने ज़्यादतियाँ की थी और जुल्म किया था वो निशाने इबरत बनने लग पड़े हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कल तो डीसी का हुक्म एक जारी किया गया था, आज दोबारा इसकी समाअत थी और खासी दुर्गत आज बना दी गई है। हुक्म दे दिया गया है और माफिया मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार जिन्होंने स्टैंड ले लिया है, कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, ये जो सोशल मीडिया के हवाले से कभी बंद कर दिया जाता है अपनी मर्ज़ी से, कभी अपनी मर्ज़ी से इसको ऑन कर देते हैं, तो इस पर भी सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है। चार्जशीट आ गई है, इस पर भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि इंतखाबात के बाद से ही काफ़ी उनका जो मूड कहें या वो अपने पुराने फ्लेवर में नहीं नज़र आ रहे थे, आज फिर से वो आग बगोला हुए हैं भरी अदालत में। और जो एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई थी इंतखाबात को कालअदम करार देने के हवाले से, उस दरख्वास्त की भी उन्होंने समाअत की और उस दरख्वास्त के दौरान बड़ा एक हैरानकुन वाक़या भी हुआ उस समाअत के दौरान। एक बड़ा सरप्राइजिंग जो हुक्म है वो भी कादी साहब की जानिब से दिया गया, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार की जो अदालत है जिसने आजकल हर तरफ थरथरी मचा रखी है, और थरथरी इसलिए मचा रखी है क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक स्टैंड ले लिया है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अदलिया अगर स्टैंड ले ले तो फिर जो जुल्म और ज़्यादती है वो नहीं हो सकती और सिर्फ इंसाफ ही हो सकता है। और इसी स्टैंड की वजह से उन्होंने बहुत जो इज़्ज़त है वो भी अवाम में कमा ली है। बहरहाल जस्टिस बाबर सत्तार ने जो एक डीसी थे इस्लामाबाद के, उन्हें कल तलब किया हुआ था, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उनका नाम ECL में डाला था, बैरून मुल्क जाने से उनको रोका था और उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। तो बिल आखिर आज इसकी दोबारा समाअत हुई है और DC इस्लामाबाद खुद अदालत के सामने पेश हो गए। वो पाकिस्तान में ही थे, वैसे तो उन्होंने बाहर जाना था उम्रे पर, और उनकी तरफ से मौक़िफ़ ये था जी कि उनकी वालदा का हुक्म था तो वो उम्रे पर जा रहे थे, लेकिन जो उन्होंने तकरीबन 69 MPO ऑर्डर जारी किए और जो ये इख्तियारात का उन्होंने इस्तेमाल किया, अदालती तौहीन की, तो इसका जो जवाब है वो देने के लिए अदालत में नहीं आ रहे थे। तो जब वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो फिर IGs ने तो उनको गिरफ्तार करके पेश करना ही करना था, तो बेहतरी इसी में थी कि वो खुद ही अदालत में पेश हो जाएं। तो बहरहाल आज वो अदालत में पेश हुए और अदालत में पेश होकर पहले तो उन्होंने माफ़ी मांगी जी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनकी माफ़ी भी मुस्तरद हुई। फिर इसके अलावा उन्होंने दूसरी अदालत में अपना जो ये केस था इसे ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त भी की है, दरख्वास्त भी मुस्तरद हुई। अब देखें कि वो चाहते हैं जी कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब तौहीन अदालत का केस उनके अगेंस्ट ना सुने, कोई दूसरी अदालत सुनने। भाई ऐसा क्यों है, आपने उन्हीं की अदालत की तौहीन की, उन्हीं के अहकामात नहीं माने। वो उन्होंने जब केस चलाया तो पहले भी माफ़ियाँ वगैरह मांगी, लेकिन अदालत ने मुस्तरद की, और अदालत ने इस वजह से मुस्तरद की क्योंकि अदालत एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि आप माफ़ी मांग के साइड पर हो जाएंगे तो जो आपने ज़्यादतियाँ की हैं, जो 69 MPO ऑर्डर्स आपने जारी किए हैं और वो बेगुनाह लोगों को आपने पकड़ी रखा, उनकी भी तो माएँ थी, उनके भी तो घर ख़ानदान थे, उन्होंने भी तो उम्रे के लिए जाना जो है वो होगा, लेकिन उन्हें तो आपने जेल में रखा और आपके ऑर्डर्स की वजह से ये हुआ और आपने अदालती हुक्म के बावजूद ऑर्डर्स जारी किए, तो अब किस चीज़ की माफिया। तो ये अब एक जो कहें कि एग्जाम्पल है वो अदालत सेट करने जा रही है कि आइंदा कोई अफसर इस तरह से काम ना करे। तो बहरहाल आज की जो समाअत हुई, जो डिप्टी कमिश्नर थे जी DC इस्लामाबाद साहब, वो अदालत में पेश हो गए और उन्होंने क्या किया जी, सारी जो समाअत है मुख्तसरन मैं आपके सामने अहवाल रख देता हूँ और बड़े अहम रिमार्क्स हैं इसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से दिए गए। और इसमें जो खुलासा है वो पहले आपके सामने रख देता हूँ कि 2 मार्च को इस केस का जो फैसला है वो अदालत की जानिब से सुनाया जाएगा। और अभी ये कोई 10 दिन जो दिए गए हैं वो DC साहब को दिए गए हैं कि आप अपना जो जवाब है वो अदालत में जमा करवा दें। तो ये एक आखिरी मौका उनको दिया गया कि शो काज नोटिस का आपने जवाब दे देना, उसके बाद हम इसके ऊपर जो फैसला है वो सुनाएंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये मुल्क से बाहर ना जाने पाए, यानी कि उनका नाम सतूर ECL में ही रहेगा, तो भाग नहीं सकते वो। अच्छा जी, हुआ आज की समाअत में ये है जी कि डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन
अदालत में पेश हुए और अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। अदालत ने DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को दूसरे शोकास का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया और कहा डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीने अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनेंगे, आइंदा हफ्ते केस का फैसला सुनाऊंगा। आपने 970 दिनों 900 नहीं, ये 270 होगा, इन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया। बहरहाल 270 दिनों की नज़रबंदी के 69 MPO ऑर्डर्स जारी किए। क्या इनकी फैमिलीज नहीं थी? उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना था? ये आपका अहमकाना एक्शन था, आप इसके नताइज भुगतेंगे। तो अदालत ने क्लियर उनके ऊपर कर दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि जिसका जैसा दिल करेगा वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा और नाजायज़ इस्तेमाल करेगा। बहरहाल एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से कही गई कि डिप्टी कमिश्नर किसी की कॉल पर फैसले करते हैं तो ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। तो ये भी इशारतन आप कहें इनडायरेक्ट उनको कहा गया कि अगर आप किसी कि फ़ोन कॉल के ऊपर ये करते हैं तो फिर तब भी ज़िम्मेदार आप इसके खुद होंगे। ये तो नहीं कि कोई फ़ोन कॉल करके आपको कहेगा जी कि ऐसा कर दें और आप अपने इख्तियारात के तहत वो गलत काम जो है वो कर देंगे, तो आप ज़िम्मेदार हैं, आपको जो सज़ा है वो दी जाएगी और आप नताइज भुगतेंगे। फिर इसी तरह से जी कि रिजवान अब्बासी जो इनके वकील हैं, उन्होंने DC इस्लामाबाद पर आयत फ़र्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिस पर DC इरफान नवाज मेमन ने कहा अदालती हुक्म अदूली का सोच भी नहीं सकते, लेकिन अदालत की हुक्म अदूली कर सकते हैं। तो हुक्म अदूली की है जिसके खिलाफ इन पर जो कार्रवाई है वो हो रही है। तो ये वाज़े दो टोक जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से बता भी दिया गया है कि अब इस तरह से नहीं चलेगा। अदालतें इंसाफ करने के लिए बैठी हैं, अदालतें इंसाफ करेंगी और ऐसा नहीं होगा कि आप अदालती हुक्म अदूली करें, अपनी मर्जी से इख्तियारात को आप नाजायज़ उसका इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद आप माफ़ी मांग के तो पतली गली से निकल जाएं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में जो धांधली केस था जिसमें कहा गया था जी कि इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए, जो कि साबिक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर रिटायर अली खान, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। लास्ट समात में वो पेश नहीं हुए थे, वो आज भी पेश नहीं हुए। जो रीज़न थी उसकी जी वो ये थी कि वो बाहर चले गए थे और उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी और आज भी उन्होंने यही कहा, ईमेल भी उनकी अदालत में पढ़ी गई। बहरहाल आज इस दरख्वास्त में हुआ ये कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया और 5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो दरख्वास्त गुजार के ऊपर, वो जो ब्रिगेडियर साहब हैं उनके ऊपर उन्होंने आयद कर दिया। तो इस दरख्वास्त की हद तक तो आज ये हुआ, लेकिन इस केस की समाअत के दौरान आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो वाक़या है वो हुआ और इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो काफ़ी आग बगोला भी हुए, बरहम भी हुए और बड़ा सरप्राइजिंग सा जो हुक्म था वो भी उन्होंने जारी किया। हुआ कुछ यूँ जी कि केस की समाअत के दौरान शौकत बसरा जो हैं वो रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा जी कि मैं बहावलपुर से मुंतखब रुकन असम्बली हूँ, इस केस में पेश होना चाहता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने शौकत बसरा से सवाल किया कि आप दरख्वास्त गुजार अली खान के वकील हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं उनका वकील नहीं हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं, हमें वकीलों को सुनने दें। शौकत बसरा ने कहा कि मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूँ। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि मुबारक हो, आप हाई कोर्ट के वकील हैं, मगर आप तशरीफ़ रखें। शौकत बसरा ने इस्तदा की कि मेरी बात तो सुन लें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आप बैठ जाएं, वरना लाइसेंस मनसूख करने का हुक्म देकर तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर सकते हैं। अब शौकत बसरा जो थे, शौकत बसरा बेसिकली धांधली के हवाले से ही जो कुछ गुजारिशात थी वो अदालत के सामने रखना चाहते थे, लेकिन अदालत ने उनको बोलने नहीं दिया और कहा कि आपका लाइसेंस मनसूख करके तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे अगर आपने अदालत की बात ना मानी और आप ना बैठे। अब इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने वाला केस था, उसमें क्या हुआ था जी कि वो जो 10-12 लोग आए थे और उन्होंने गवाहियाँ दी थी कि देखें जी हमने तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, तो उनके ऊपर कोई जो तहकीक है नहीं की गई और उनकी जो बात थी हूबहू मानी भी गई और उनकी जो बात थी वो सुनी भी गई। तो काजी साहब की जानिब से वहाँ पर तो जो है वो उनकी बात को सुना गया, लेकिन इस केस में शौकत बसरा ठीक है, वो फरीक भी नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन इसमें उनको बनाया जा सकता था, अदालत का इस्तेकाक था, नहीं भी बनाया जा सकता था, अदालत की मर्जी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका जो वो फैसला था उस फैसले के बाद भी खासी
क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हुआ और फिर सवाल भी बाद में ये पूछा गया कि वो जो 10-12 लोग जिन्होंने गवाहियाँ दी और कहा जी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमें नहीं लड़ने दिया गया, उनमें से कोई एक भी बंदा है जिसने आम इंतखाबात लड़े हों, आम जो ख़ुद को पीटीआई का बानी रुकन और ये कहते थे जी कि हमसे पीटीआई है, हमने पीटीआई को बनाया है। तो बड़े बड़ों ने जिन्होंने कहा था जी परवेज़ खटक या जहांगीर तरीन, वो उनका बिल्कुल नाम नहीं रहा, तो अकबर एस बाबर और दीगर तो किसी खाते में ही नहीं थे, लेकिन खैर उनकी बातों को उस वक्त माना गया। आगे जब केस बढ़ा तो चीफ जस्टिस ने शौकत बरसरा से सवाल किया कि आपका इस केस से क्या ताल्लुक है, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि मेरा इस केस से ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे हाथ में कुरान है, इसकी कसम खाना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने कहा कि ये ना करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस देंगे। शौकत बरसरा ने जवाब में कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बोले कि तकरीर ना करें, हमारे सामने पहले सुन लीजिए, बिल्कुल ही हमारी पहले सुन लीजिए, बिल्कुल ही इखलाक छोड़ दिया है। आइंदा आपने ये किया तो वकालत का लाइसेंस मनसूखी का मामला बार को भेजेंगे। सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया हुआ है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने समाअत के दौरान कहा कि ये नहीं हो सकता कि दरख्वास्त गुजार खुद ना आए और दूसरी पार्टी को रास्ता दिखाएं कि इस दरख्वास्त के ज़रिए अदालत आ जाओ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस मुल्क को दुनिया के लिए जग हसाई का सामान बना दिया गया है। और जग हसाई का सामान किस तरीके से बना दिया गया? पूरी दुनिया इंतखाबात के ऊपर, इंतखाबात में धांधली के ऊपर सवाल उठा रही है, लेकिन इंतखाबात की धांधली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल खामोश है और वो इस मामले के ऊपर कुछ भी नहीं करते। बहरहाल ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। फिर इसमें यह भी किया जी कि शौकत बसरा से इस मामले के ऊपर बाहर बात करने पर भी उनको रोक दिया कि बाहर भी जाकर आपने इस मामले के ऊपर जो बात है वो नहीं करनी। तो ये इस केस की समाअत हुई और इस केस में जो 5 लाख का जुर्माना था दरख्वास्त गुजार को वो किया गया। उनकी ईमेल वगैरह पढ़ी गई कि देखें जी मैं तो बाहर हूँ और मैं इस दरख्वास्त को परस्यू नहीं करना चाहता, और इस केस को यहीं पर निपटा दिया गया। आखिर में नाजरीन सिंध हाई कोर्ट से भी खबर आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सिंध हाई कोर्ट ने ट्विटर की बंदिश के हवाले से बड़ा हुक्म जारी किया है जी। और सिंध हाई कोर्ट ने में एक दरख्वास्त आई थी इंटरनेट की बंदिश और फिर उसके साथ ही ट्विटर को जो बंद किया गया है, काफ़ी दिनों से ट्विटर बंद है, अभी तक बंद है। तो सिंध हाई कोर्ट ने अहकामात दिए कि जो ट्विटर है इसको फौरी तौर पर बहाल किया जाए पाकिस्तान में, जिसे ब्लॉक कर दिया गया है। इवन कि VPN इस्तेमाल करके ट्विटर जो है वो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने ये बड़ा जो हुक्म है वो दे दिया है। और दूसरी तरफ नाजरीन सिर्फ एक फ़िगर आपके सामने मैं रखना चाहूँगा और आपको इससे अंदाज़ा होगा कि इंटरनेट बंद करने से कितना बड़ा पाकिस्तान का जो नुकसान है वो किया जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि इंटरनेट बंद करके आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, $74 लाख का जो नुकसान है वो IT को हुआ है 8 फरवरी, जिस दिन इलेक्शन हुआ। और उस दिन सारा दिन जो इलेक्शन जो इंटरनेट था वो बंद था, और एक दिन इंटरनेट बंद रहने की वजह से क्या हुआ, $74 लाख का जो नुकसान है वो पाकिस्तान को हुआ। अब डॉलर्स पाकिस्तान को कितने ज़रूरत है? जो IT सेक्टर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं तो उनकी जो पेमेंट्स हैं वो डॉलर्स में पाकिस्तान आ रही होती हैं, यानी कि आप के मुल्क में जो डॉलर है वो आ रहा होता है। लेकिन क्या किया गया जी कि सिर्फ ज़िद की वजह से या किसी और वजह से ये इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद करने के बाद क्या हुआ कि $74 लाख का नुकसान आपने मुल्क को पहुंचाया। तो आप सिर्फ इतना ही आपने नहीं किया कि लोगों को तकलीफ़ हुई, सिग्नल्स नहीं थे, इंटरनेट जो है वो नहीं था, लोगों को जो तकलीफ़ हुई वो तो अलहदा ही अलहदा था, जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई वो तो अलहदा था। इवन कि अभी जो आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, ये तमाम तर मामलात या ट्विटर के ऊपर आप इंफॉर्मेशन कुछ लोग अगर शेयर नहीं कर पा रहे, VPN अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो ये तकलीफ़ तो अलहदा है, लेकिन इसके साथ जो नुकसान आप मुल्क का कर रहे हैं वो चीज़ अलहदा है। मतलब $74 लाख में तो इतनी बड़ी अमाउंट सुन के मुझे हो रहा है कि इतनी बड़ा जो नुकसान है वो एक दिन में पाकिस्तान का किया गया, तो वो IT का ये जो नुकसान हुआ है इस चीज़ के भी वो रिस्पॉन्सिबल है। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म तो दिया है कि ट्विटर को बहाल किया जाए, लेकिन मसला ये है कि ट्विटर को आखिर ब्लॉक क्यों आपने किया हुआ है। और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब रिमार्क्स तो देते हैं कि मुल्क को जो है वो पूरी दुनिया में मजाक बनाया हुआ है या जग हसाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन जग हसाई किस वजह से हो रही है? ट्विटर जो आपने बंद किया है इसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? इसका ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि लोग हंस रहे हैं, और जिन लोगों को अगर कुछ मालूम नहीं भी था वो भी कह रहे हैं
कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है, अदरवाइज़ ट्विटर अकाउंट क्यों बंद किया गया, लोगों को बोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो क्यों नहीं है। तो सिर्फ ये कह देना कि दुनिया में जग हंसाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस वजह से हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, इंतखाबात में जो कुछ हुआ है, उस मामले के ऊपर बिल्कुल चीफ साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। बहरहाल ये जी कुछ तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।